ऑफ यू, हम लोग आज आपके सामने डिस्कस करने आए हैं मैथ और फिजिक्स फैकल्टी भाटी सर। मैं नवीन चौहान, केमिस्ट्री फैकल्टी, भाटी सर फिजिक्स फैकल्टी। ये हम लोग डिस्कस करना है कि आखिरकार बच्चों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं। स्ट्रेटेजी फॉर द नीट 2025, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बच्चों को, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों को यूनिक प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। अगर आपकी भी वही प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज एक कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। पहली प्रॉब्लम अगर मेरे अकॉर्डिंग बात की जाए, जो मैं समझता हूं केमिस्ट्री में, कि बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती। दैट मींस पहली चीज याद नहीं हो रही है। क्यों भाटी जी, मैं सही बात कर रहा हूं? बिल्कुल सही है। ठीक है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को ये प्रॉब्लम आने लगती है कि उनको याद नहीं हो पा रहा है, कोई चीज ऐसी चल रही थी जो उनको समझ में नहीं आ रही है। आपके अकॉर्डिंग क्या बात है, क्या ये कैसे हो? बेसिकली सर ये चीज होती है कि स्टार्टिंग में जब फिजिकल स्टार्ट होती है तब टीचर क्या करते हैं, एक एक मंथ में मोल कॉन्सेप्ट करवाते हैं। एक मंथ में मोल कॉन्सेप्ट और एक मंथ में एक और बड़ा करवा देते हैं। फिर क्या होता है, बच्चे को लगता है एडिक्ट हो जाता है, टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। बिल्कुल। बट क्वेश्चन ये नहीं है कि वो 1500 क्वेश्चन लगाए। क्वेश्चन ये है कि 150 क्वेश्चन लगाए पर वो क्वांटिटी वाले लगाए। ओके। इसमें क्या होता है, 2-3 मंथ, जैसे कि मई हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ तक बच्चे के सिर्फ 3 या 4 चैप्टर होते हैं। ठीक है। फिर मोस्टली टीचर क्या करते हैं कि एकदम से खींचते हैं और लास्ट में जब ऑर्गेनिक होती है तो बच्चों को ये लगता है कि भाई अब तो कैचअप ही नहीं कर पा रहे। स्टार्टिंग में तो ये बताते हैं कि बच्चों को भी बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तो जो चल रहा है वो सही चल रहा है। बच्चे को 9-10 का मॉलिक्यूलर वेट वगैरह निकालना सीख जाता है, बच्चा मोल्स निकालना सीख जाता है, तो बच्चे को लगता है कि नीट क्या है, नीट तो एक हलवा है। बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो सकता कि अगर अपन लोग बात करें तो किसी भी टीचर को ये चाहिए कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट रिव्यू दे किसी भी बच्चे के, गलत कुछ भी ना बताए। बिल्कुल, जैसे अपने यहाँ है तो अपने यहाँ एकदम फ्लो में कोर्स चल रहा है स्टार्टिंग से। बिल्कुल। तो अब ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया, बच्चों को आराम से ऑर्गेनिक का टाइम मिल रहा है। जैसे C3 में अपन ने जैसे स्टार्ट किया था वो स्टार्ट है, वही स्ट्रेटेजी है इनकी पूरी। ठीक है कि नहीं? इन चीजों की तरह से हमारा पूरा काम चल रहा है। और दूसरा ये रहता है कि जब ये फेज आता है विंटर वाला, और अगर मैं बोलूं तो अपने पास ये रहता है जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिवाली भी आती है और यहाँ पर बहुत सारी छुट्टियां। ये तो बात भाटी जी सबको माननी पड़ेगी कि दिवाली की छुट्टियों में हर बच्चा बैग भर के किताबें लेता है, और ये अपन कमिटमेंट भी करते हैं कि आप किताबें लेके जा रहे हो बट वो किताबें खुलेगी नहीं। बिल्कुल। और ये होता है कि एक्चुअली में मई तक, जब मई होता है, मई से जून में बच्चे का जब इजी चैप्टर आता है तो ग्राफ जो रहता है वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे क्या होता है, कांस्टेंट आ जाता है जी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कांस्टेंट, और फिर ड्रॉप आता है। बट अगर ये 3 मंथ जो आगे आने वाले हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस 3 मंथ में बच्चा स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेगा, या आपका स्कोर अभी 560, 570 या 550 भी है तो बिल्कुल सेफ जोन में आप जी। अगर इससे ड्रॉप में आगे, और यही रहता है कि डीमोटिवेट वाला टाइम जी, सबसे ज्यादा बच्चा डीमोटिवेट इसी टाइम होता है। तो इसके लिए सर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि इन 3 मंथ में वो एकदम ड्रॉप नहीं समझा पाए? तो बच्चा स्टार्टिंग में तो जो निकलता है ना बिल्कुल एकदम, क्योंकि बच्चा क्या है, भले वो नीट की तैयारी है, भले वो 12th के साथ दे रहा है, शुरुआत के जो मंथ होते हैं अगर वो बोर्ड के साथ दे रहा है तो उसके माइंड में रहता है मेरी बोर्ड परीक्षा है। दूसरा जब फर्स्ट ईयर ड्रॉप है, सेकंड ईयर ड्रॉप है, और स्टार्टिंग के मंथ है जब वो एकदम स्टार्ट हुआ है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, इसी चीज में रहता है। बट वो धीरे धीरे फेडअप हो जाता है। बिल्कुल। उस फेडअप को कैसे रोके, इस चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल। क्योंकि अब वक्त आ चुका है, इट जस्ट नवंबर जस्ट लास्ट है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल, ये 5 महीने आपके पास बचे हैं। दैट मीन 1.5 महीना इनके पास पूरा पड़ा है। इस 1.5 महीने की स्ट्रेटेजी हम लोग इनको देते हैं कि कब कैसे है, और सिलेक्शन की तरफ इनको ले चलते हैं बच्चों को। क्योंकि हम लोगों ने आने बहुत सारे C3 ने बहुत सारे सिलेक्शंस पहले भी दिए हैं, इसी स्ट्रेटेजी पे चल करके हम लोग उन सिलेक्शंस को दे सकते हैं। तो आप अपन लोग एक एक चीज पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इन बच्चों का, आई थिंक, टाइम मैनेजमेंट का। बिल्कुल। क्या कहता है, टाइम कैसे मैनेज करें? तो अगर हम लोग बताएं कि किसी भी बच्चे का टाइम मैनेजमेंट, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बच्चे सर जो भी नॉर्मली पढ़ते हैं ये कैसे पढ़ते हैं? आप मुझे एक चीज बताइएगा। जैसे मैंने XYZ, एक X पर्सन लिया, एक Y पर्सन लिया, एक Z पर्सन लिया, इससे मैंने पूछा कितना पढ़ता है सर, यहाँ पे एक स्टूडेंट है, मैंने सोचा कितना पढ़ता है, 12 to 13 आवर। 12 to 13 आवर, ठीक है। अच्छा, एक और बच्चे से मैंने पूछा, क्या बोल रहा है, इससे पूछा 12-13 घंटे बताए। एक और बच्चे से पूछा मैंने, उससे बताया 5 घंटे। सर मेरी एक बात आप इमेजिन कर रहे हैं, मैं अगर 100 बच्चों को पूछूंगा तो आई थिंक 99 बच्चा मुझे, या फिर 90+ बच्चा मुझे ये बताएगा 2 घंटे से लेकर के 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे मैं पढ़ता हूं। बिल्कुल। Am I right? यही बता रहा है। दैट मींस वो किस पे काम कर रहा है, कितने घंटे पढ़ रहा है। बट मेरी स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि आप अगर एक चीज देख लें कि अगर आप नंबर ऑफ आवर्स से पढ़ रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया, अगर आप नंबर ऑफ आवर्स से पढ़ रहे हैं, ये घड़ी ले ली मैंने, ये घड़ी अब चल रही है, नंबर ऑफ आवर्स से पढ़ रहे हैं। एक बच्चा है जो 7 घंटे पढ़ता है
हाँ। क्लियर है? और 4 सवाल करता है। बिल्कुल। एक बच्चा 2 घंटे पढ़ता है और 20 सवाल करता है, आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेटर है? जो कम पढ़कर ज्यादा क्वेश्चन लगाए। क्वेश्चंस करे, दैट मींस आपका भी एक माइंड में बात कह रही है जो मेरे माइंड में चल रही है कि क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ज्यादा। और होता क्या है, बच्चा पढ़ता बहुत वाइडली है। ओके, नीट पूछ क्या रहा है, एनसीईआरटी को समझना। नीट क्या पूछ रहा है, एनसीईआरटी को समझो। आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पूछ रहे हैं। आप ज्यादा रायता, ज्यादा बुक्स, ज्यादा मॉड्यूल, ज्यादा क्लासेस इकट्ठी करके क्वेश्चन 4 ही लगाओगे केमिकल बॉन्डिंग के, तो वो क्या मैटर। जब आपको एक शॉर्ट फॉर्मेट में मिल रहा है, आपको ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि आपको अगर बोल दे 2 घंटे बाद में एग्जाम है, तो आप सिर्फ मटेरियल आपके पास इतना हो 2 घंटे पढ़कर एग्जाम दे दे। तो पहला ये जो कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है कि सर आवर्स से पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको अगर पढ़ना है तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और यही C3 आपको बताता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप कैसे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और इसके बाद कितने क्वेश्चन उसको लगाने चाहिए। Am I right, भाटी जी? बिल्कुल। अब इसके ऊपर बच्चे को कंफ्यूजन रहता है कि सर कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है। इसके लिए फिजिक्स के लिए मैं लेकर आऊंगा कि कौन सा कितना PYQ आया है, कितना आएगा और कहां कहां से क्वेश्चन बन रहा है। ऐसे कैसे नवीन सर लेके आएंगे अपने पास पूरे एक एक चैप्टर का, तो कितने PYQ आए, कौन सा आने वाला है। तो हम लोग बच्चों को बता देंगे कि हम लोग PYQ के सेशन शुरू करने ही वाले हैं। बिल्कुल जल्द ही आपको नीट के PYQ के सेशंस मिलेंगे। मैंने अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स डालना शुरू कर दिए हैं, तो अब आपको जो भी कुछ मिलेगा यहाँ से अब इतना बेनिफिशियल मिलेगा कि नीट अब आपके बस में होगा। बिल्कुल, नीट आपके बस में होगा। और दूसरी बात मैं बोलूं, PYQ, बच्चा ज्यादातर भरोसे रह जाता है PYQ के। बिल्कुल हाँ, करेक्ट है, बट PYQ को आपको उतना समझना है कि अगर एक ऑप्शन सही था, 3 गलत क्यों है, उसके ऊपर डिटेल में देखिए। सही की तरफ नहीं और 3 गलत कहते हैं ना, एक उंगली यूं दिखावा तो एक आपकी तरफ है, बाकी 3 तो मेरी तरफ है ना सर। बिल्कुल। दैट मींस जो 3 गलत है उसको, तो पहला टाइम मैनेजमेंट आया कि आपको घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। दूसरा भाटी जी ने बताया कि भाई आपको PYQs में से सही नहीं छांटना, ये देखो कि गलत जो हो रहा है वो क्यों है। अगर बच्चा, क्या मैं कह रहा हूँ, गलत सही करना सीख गया तो मेरे हिसाब से एसरेशन रीजन भी सीख। बिल्कुल। बस उसको गलत का पता चलते उसको लग जाएगा कि एसरेशन यही तैयारी का सही तरीका है। अब बात आती है कि भाटी जी के दूसरा कि मैं पढ़ूं क्या पढ़ना चाहिए एक बच्चे को इस टाइम पे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, दोनों में, बायो हो, जो भी चीज हो। चलो ठीक है, मैं बात करता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और बायो के लिए एनसीईआरटी भगवान है, और एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ाने वाला आपके लिए उससे भी ज्यादा भगवान है। आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो? आप इन फ्यूचर क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे ना। डॉक्टर को क्या मानते? भगवान का रूप मानते। तो आप भगवान का रूप होंगे, बट उससे पहले आपको एनसीईआरटी को भगवान मानना है। भगवान मानोगे तो सब कुछ आपके लिए वो भगवान की तरह देन होगी। और बात सुन लेना, आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो वो क्या है। ऐसे में सोचना कि सर मैं 6 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठता हूँ। जब आप डॉक्टर का सिलेक्शन हो जाओगे, आपको इमरजेंसी में 24 आवर भी ड्यूटी करनी पड़ेगी, 36 आवर भी। बस ये लिमिट अभी मत लगाना सर मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, 13 घंटे पढ़ रहा हूँ, ये लिमिट अभी। क्योंकि अगर आपने यहाँ लिमिट लगा दी तो वहां सीट्स भी लिमिटेड है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ से ही लिमिट तय होगी आपकी। बिल्कुल। तो इसीलिए मेरा तो एक ही कहना है कि ऐसा कोई सवाल नहीं जो आपसे नहीं हो सकता। बिल्कुल। क्योंकि सवाल बनते ही होने के लिए है, ना होने वाले सवाल तो बन ही नहीं सकते। और दूसरी चीज, मेरा एक चीज कहना है कि आप लोगों को बहुत सारी ऊंचाइयां भी अभी छूनी है, तो इस तरीके की लिमिट्स मत सेट करना। ठीक है, ऐसा कोई सवाल ही नहीं जो तुमसे ना होगा। बिल्कुल, ऐसा कोई, हमारे भी एक डायलॉग रहता है, ऐसा कोई तार नहीं जिसमें कोई आर नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो हमारे नोट्स में नहीं। बस ये बात ध्यान रखना। ये मैंने भी सुना हुआ है सर, आपका एक लाइन आपने मुझे बताई थी। बिल्कुल, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, तार है तो आर है, वरना तार ही बेकार है। सही है कि नहीं सर? राइट। तो ये चीज है। तो 2 मैनेजमेंट की हम लोगों ने बात कर ली। पहला पॉइंट क्या देखा हम लोगों ने, एनसीईआरटी को भगवान मान लो। केमिस्ट्री में जो मैं कहता हूं, मैं आपको जो बताता हूं, हम लोग का पढ़ने का तरीका क्या होता है। आई थिंक पहला जो पॉइंट आता है हमारे पास, वो हम लोग पढ़ते हैं क्लास में। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आता है, क्लास में पढ़ने के बाद हम लोग उसको घर जाके रिवाइज करते हैं। तीसरे पॉइंट पर हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद हमारे पास, मान लीजिए अगर 15 या 30 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन हो जाते हैं 30 में से, और हमारे पास 10 नहीं आते, तो ये 10 हमारे पास बनते हैं, डाउट बनते हैं। इस 10 के डाउट के लिए हम लोग वापस रिवाइज करते हैं। क्लियर है? और फिर हम लोग इन 10 के बाद हम लोग छठा पॉइंट पढ़ते हैं। अब इन 10 में से 5 हो रहे हैं, और अब मेरे को लगता है 5 क्वेश्चन तो मेरे पास 2 पढ़ने के बाद भी नहीं है। Am I right? ये एक तरीका होता है हमारा, बट मेरे अकॉर्डिंग ये तरीका बिग क्रॉस है। बिल्कुल। क्यों? कैसे आप लोग इस चीज को, आप इतना, आपके पास इतना टाइम है क्या? कोई मरीज आपके पास आ रहा है और आप ये सोच रहे हो कि आपके पास इतना टाइम पड़ा है क्या कि आप उस मरीज के सामने
ये शो करो कि मैं इतनी बीमारियों में से इस तरीके का मैं ये चीज करूंगा कि अभी मैं आपको सुन रहा हूं, मैं आपके पास बाद में आऊंगा, फिर मैं आपको दवाई दूंगा। नहीं, आपकी वही प्रैक्टिस अभी चल रही है। मेरा ये कहना है कि ये जो पोर्शन है ना आपका, सर इसको स्किप करिए। आप क्लास में है, क्लास में प्रॉपर कंसंट्रेट होकर के पढ़िए, क्योंकि देखिए सर 1 से 1.5 घंटे की अपने यहाँ क्लास होती है। हाँ। बच्चा घर जाके 1 घंटा लगा देता है इस 20 क्वेश्चन को करने के लिए। उससे एटलीस्ट अपन मानते हैं 20 क्वेश्चन उससे जब पढ़ रखे हैं रिवीजन के बाद, तो अपन 40 मिनट्स हो गए, एक एवरेज टाइम बच्चे को जो लगता है, ठीक है। देन यहाँ से अगर हम लोग बाद में गए तो इस रिवीजन वापस आधे घंटे का तो रिवीजन दिया होगा, और फिर इन 5 क्वेश्चन को इसने 10 मिनट में और कर लिए होंगे। एटलीस्ट 40 और 30 70 एक 80 90, ये 1.5 घंटे के आसपास ये हो जाता है। 1.5 घंटा ये 3 और 1 ये 4 घंटे। एटलीस्ट 4 घंटे बच्चा दे रहा है एक सब्जेक्ट को। अब 12 घंटे में उस बच्चे के क्वेश्चंस कितने हुए? अरे 30 में से ही 25 क्वेश्चन ही हुए हैं ये। हाँ, सही है बात। अब अपन अगर इस चीज को देखें कि सर अगर मैं बात करूं इसको 1 घंटे को यहाँ कंसंट्रेट होकर क्लास में पढ़ रहा है बच्चा, इस 1.5 घंटे को तो लगना ही लगना है, ये तो सबका लगेगा। बिल्कुल क्लियर है। अब अगर मैं बात करता हूँ रिवीजन की, अरे भाई क्यों कर रहा है रिवीजन घर जाके? यहां पर क्या किया तूने क्लास में? जब क्लास में ही कंसंट्रेट होकर पढ़ लेता तो क्या घर जाके रिवीजन की जरूरत पड़ती क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये 1 घंटा उससे सेव किया। अब ये क्वेश्चन करने बैठेगा, ये मेरी गारंटी अब 20 नहीं होंगे, अब 15 ही क्वेश्चन होंगे। हाँ। मैं तो कह रहा हूं 12 ही होंगे, बट अब जो 15 नहीं हुए या फिर जो 18 नहीं हुए, केवल उनकी थ्योरी पढ़ेगा। इस थ्योरी में 30 मिनट लगे तो उसमें 45 मिनट लगेंगे, बट आपने इस 1 घंटे को किस में कंज्यूम कर लिया? 15 मिनट में कंज्यूम किया। बाकी टाइम आपको लगा 10 मिनट वगैरह, तो आपने कुल मिला के एटलीस्ट 3 घंटे को किस में कन्वर्ट कर दिया? 4 घंटे को 3 घंटे में लिया है। 1 घंटा एक सब्जेक्ट का बचा है। बिल्कुल। अब आपका कॉन्फिडेंस, अब आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सर, 3 सब्जेक्ट में कह रहा है, इससे 3 आपके घंटे बच जाएंगे पूरे। बिल्कुल। 3 घंटे का मतलब होता है 180 मिनट। 180 मिनट। आप बायो को रट के बैठिए 180 मिनट में। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 120 क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से? अरे पर डे बच्चा 120 क्वेश्चन करेगा। पर डे बच्चा कितना करेगा? 120 क्वेश्चन। मैं तो कह रहा हूं 300 दिन ही पढ़ रहा है, 365 पढ़ ही रहेगा। ठीक है, तो 12 36,000 क्वेश्चन होंगे, इसमें से भी आधे करे तो 17,000 क्वेश्चन होंगे सर। 17,000 क्वेश्चन मेरे हिसाब से कम नहीं होते, बहुत ज्यादा। नीट के लिए 17,000, और आप वो क्वेश्चंस कर रहे हो जिसकी आपको लगता है कि आपको प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है। तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है सर, आप एग्री हैं इसके साथ? बिल्कुल मैं एग्री हूं। और मैं ये भी बात करना चाहता हूं, बच्चा फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में कई बार ऐसा होता है बड़े बड़े क्वेश्चन करता है। बात सुनना, आप प्रिपरेशन किसकी कर रहे हो? डॉक्टर बनने की। डॉक्टर के पास मरीज आता है, सुनना बात को, डॉक्टर के पास मरीज आता है, वहां पर मरीज लेटा हुआ है, डॉक्टर बुक पढ़ के वापस उसका देगा कि मैं सर रुकिए, ये बीमारी मैंने पहली बार देखी है, मैं बुक पढ़ कर आता हूं। नहीं, डॉक्टर को चाहिए इंस्टेंट माइंड। तो आपके क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जाते हैं कि इंस्टेंट आपका माइंड चल जाए। बड़ा बड़ा नहीं पूछा जाता आपको, बड़ा पूछा जाता है जेई में। और यहां पर अगर मैं बोलूं तो आपको इंस्टेंट माइंड क्लिक होना चाहिए। आप डॉक्टर हो, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो, तो इंस्टेंट माइंड क्लिक होना चाहिए। वैसे क्वेश्चन आते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए बड़ी बड़ी वहां पर अपने को कैलकुलेशन नहीं आएगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। और मैं बात करूं तो ऐसा कभी मत सोचना कि सर नीट टफ है या नीट इजी है, नीट टफ है या नीट इजी है, कभी मत सोचना। क्योंकि आप जब 9th का एग्जाम दे रहे थे तब भी आपको लगा होगा सर ईयरली एग्जाम कैसा जाएगा। आप 10th के बोर्ड में टेंशन में थे या नहीं थे? आप 12th के एग्जाम में टेंशन में थे नहीं थे? सब पार हुए ना। तो बिल्कुल नीट भी पार होगी, कोई भी आपको सिलेक्शन को नहीं रोक सकता, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए 4 चीज बताऊंगा। पहला रहता है कंटिन्यूटी, दूसरा रहता है पेशेंस, तीसरा हार्डवर्क तो हर एक कोई करता है। अब पेशेंस को लेते हैं, महीने भर में कुछ ऐसा अप डाउन हुआ, हर एक के पेज में आता है। जो टॉपर्स होता है ना, उसके भी जब हमारे यहाँ वापस बच्चे सेलेक्ट होकर वापस आते हैं, हम बात करते हैं, तो कभी ऐसा नहीं बोलता सर मेरा तो हेडेक होता था उस टाइम, सर मेरे फैमिली इसी चल रहा था, कोई नहीं बोलता। जब आप सक्सेस मिल जाएगी ना आपको, तो ये छोटी छोटी गलतियां सब भूल जाओ। नहीं तो इन चीजों का सर रिग्रेट रहता है कि अगर मैं उस समय पढ़ लेता तो मैंने इसके लिए एक चीज और भी सोची है कि अगर बच्चा रात में सोने से पहले, देखिए आज मैंने किसी बच्चे से पूछा कि भाई कितना पढ़ता है, उसने मुझे बताया कि सर मैं इतना पढ़ता हूँ और मैं इतनी देर पढ़ता हूँ। तो बच्चा क्या कर सकता है? मेरे से झूठ बोल सकता है? हाँ। बट बच्चे को अंदर पता है, जैसे मैं ही बोल रहा हूँ कि सर मैंने आज 3 घंटे पढ़ाई की। हाँ। मुझे पता है कि सर मैंने 2 घंटे ही पढ़ाई की, 1 घंटे तो मैंने मोबाइल चलाया। ठीक है कि नहीं? तो मैं ही कह रहा हूँ कि जब अगर बच्चा सो रहा है, उससे पहले अगर रात में ये सोच ले कि आज मैंने क्या क्या किया, अचीवमेंट और रिग्रेट, बस आज मैंने क्या क्या किया, तो क्या वो बच्चा मेरा यहाँ पर सोने से पहले अगर अपना पूरा एक शेड्यूल अपना लिख लेता है, तो क्या वो अपने आप को बता सकता है कि ये 5 मिनट, ये 15 मिनट मैंने यहाँ खराब निकाले? बिल्कुल। तो बच्चा अपने आप सोचो, आप क्या करते हो? सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना, वो है आपका शेड्यूल मेकिंग।
आप क्या करते हो, मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, मैं 6 बजे तक ये करूंगा, मैं 7 बजे ये करूंगा, मैं 8 बजे ये करूंगा, मैं 9 बजे ये करूंगा, 10, 11, 12 एक पूरा शेड्यूल मेंटेन करके रखते हैं आप लोग। सर सही है कि नहीं? बिल्कुल। बट वो फॉलो क्या होता है, सोमवार को शेड्यूल बनता है, मंगलवार को फॉलो होता है, बुधवार को थोड़ा कम फॉलो होता है, गुरुवार को मेरे को बाजार जाना है, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल फॉलो नहीं हो पाता है। शुक्रवार को अरे यार मेरा शेड्यूल फॉलो नहीं हुआ, और शनिवार को ये लाइन आती है कि अब मैं सोमवार से पढ़ लूंगा, ठीक है। और मोस्टली यही होता है, 1 तारीख को पढ़ूंगा, दिवाली के बाद पढ़ूंगा, अभी दिवाली की छुट्टियों के बाद घर से आते ही पढ़ूंगा, अब रक्षाबंधन के बाद पढ़ूंगा, और ये कभी दिन नहीं आता। बस इंस्टेंट सोचिए, जैसे अपन इंस्टेंट वेलोसिटी फाइंड करते हैं, इंस्टेंट एक्सीलरेशन करते हैं, तो इंस्टेंट अपना भी काम कीजिए। बस जो जब है वो तब करिए। ये तीसरा फैक्टर हम लोग बता रहे हैं आपको। हाँ। 4 में जो आपने पहली बात तो कंटिन्यूटी सर ने बताई थी, दूसरी चीज ये जो आप शेड्यूल मेकिंग करते हैं, तो इसका भी मैं तरीका बताता हूँ। शेड्यूल मेकिंग आप कैसे कर रहे हैं, पहला कॉन्सेप्ट पता भाई, शेड्यूल मेकिंग आपका चल रहा है, तो शेड्यूल मेकिंग आप क्या कर रहे हैं, 5, 6, 7, 8 नहीं, ऐसे मत करिए। आप 6 दिन 7 दिन अपने आप को ऑब्जर्व करिए, बिल्कुल, कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, और किस तरीके से आपका काम चल रहा है। अब उसमें ये निकाले कि हमारा कौन कौन सा टाइम लेफ्ट चल रहा है, कि भाई अगर मैंने क्या किया कि इसी चीज में मैं अगर आपके साथ बात करता हूं, ठीक है, तो मैंने ये देख लिया कि एक बार अगर मैं बात करता हूं कि मैंने ये देखा कि मैं 7 से 8 ये कर रहा था, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत एक और चीज आती है सर, बच्चा 7 बजे से लेकर के उसको 8 बजे तक मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट करना था, तो बच्चा बैठा तो 7:10 पर है, बट वो 8 बजते ही उठ जाएगा। ये टाइम पीरियड नहीं सेट होता। मेरा ये कहना है कि जब भी आप स्ट्रेटेजीज को सेट करें, क्लियर है, तो नंबर ऑफ आवर्स नहीं, पहले आप एक बार एक काम करें, 7 दिन का डे चार्ट बना ले कि मैं इस टाइम पे ये कर रहा हूँ। आपको खुद को पता चल जाएगा कि कहाँ पे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कोचिंग आने में, कोचिंग जाने में, कोचिंग में बैठ के बात करने में, कोचिंग में आप 1-1 मिनट भी निकालने लग जाएंगे तो अपना काम निकल जाएगा। तो इस चीज को आप फॉलो करें। दूसरी चीज सर मेरा एक मानना है कि मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि भले ही पीरियड फिजिक्स का चल रहा है या बायो का चल रहा है, एक नीट का बच्चा एक मॉड्यूल अपना लेकर के बायो का बैठे, फिजिक्स का चल रहा है, केमिस्ट्री का चल रहा है, बायो का मॉड्यूल लेके बैठे। मैं कह रहा हूं कि कुछ नहीं कर रहा वो उस केमिस्ट्री के मॉड्यूल में, आपके साथ क्या कर रहा है वो, कि अगर अपन बात करें कि वो कुछ नहीं कर रहा है, इसका मॉड्यूल ओपन है, मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया, मान लीजिए मैंने पूछ लिया CH3, CH2 एंड CH3 एंड CH3 एंड दिस वन, दिस इज द CH एंड दिस इज द OH, और यहां भी मैंने कोई मॉलिक्यूल्स दे दिए। मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मैंने बोल दिया इसका पाई और सिग्मा बॉन्ड गिनो। तो क्या सबकी स्पीड बराबर होती है? कैसे नहीं, कुछ बच्चा 2 मिनट में निकाल लेगा, कुछ 30 सेकंड में निकाल लेगा, कुछ को 5 मिनट भी लगेंगे। अपने लिए क्लास का सारा बच्चा बराबर होता है? बिल्कुल। तो अपने लिए तो क्या होगा, अपन 5 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट तक अपन वेट करेंगे इसका। बिल्कुल। तो ये 30 सेकंड वाला बच्चा जो है वो बायो के क्वेश्चन सॉल्व कर ले। बिल्कुल सर, मेरी जगह सही है कि नहीं? बिल्कुल सही। मान लीजिए अगर इसने इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, तो पूरे ब्रेक में अगर मैंने 10 क्वेश्चन करवाए तो इसके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। 3 पीरियड में इसके एटलीस्ट 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। अपन इसको बड़े लेवल पे नहीं मानते, अपन तो 40 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दिन में 40 क्वेश्चन, 10 दिन तक मेरा चैप्टर चला, ये शेड्यूल 400 क्वेश्चन कर लिया सर, मेरा मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। अब ये 400 क्वेश्चन मैं घर पे लेके बैठता 2 घंटे लगते, तो अपन ने 3 घंटे पहले बचाए थे, 2 घंटे यहाँ पर बचाए। सर टाइम तो सेव करने से ही सेव होगा। अगर आप किसी को एक्सक्यूज दे रहे हो कि टाइम नहीं, किसको एक्सक्यूज दे रहे हो? बिल्कुल सही, अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हो सर, नथिंग एल्स। फिजिक्स में सर इनको बच्चों को थोड़ा सा बताइए कि फॉर्मूले वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए, फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए पहले अपने को क्वेश्चन को एकदम रीड करना है अच्छे से। होता क्या है, बच्चा क्वेश्चन रीड किए बिना सीधा पूछता है फाइंड क्या करना है। फाइंड करना क्या है, उससे पहले मैटर ये करता है कि दिया गया क्या है जी। फॉर्मूले एसिलेशन की अगर मैं बात करूं तो एसिलेशन के अपने पास रहते हैं फॉर्मूले 3। छोटी सी बात करते हैं अपन कि एसिलेशन के ऊपर मैं बोलूं तो फॉर्मूले कितने रहते हैं? 3। एक बोलते हैं dv/dt, दूसरा बोलते हैं d2x/dt2, और तीसरी बात करें v dv/dx। बच्चा सीधा जाता है सर एसिलेशन फाइंड करना है। कौन सी टर्म से फाइंड करना है, ये तो देखो दिया गया क्या है। अगर वेलोसिटी एंड टाइम दिया गया तो ये अप्लाई कीजिए, अगर वेलोसिटी एंड पोजीशन दिया गया तो ये अप्लाई कीजिए, अगर रिलेशन पोजीशन का दिया गया है टाइम के साथ तो ये अप्लाई कीजिए। तो पहला मैटर तो ये करता है अपने पास कि आपको पूछा क्या गया है, उससे पहले मैटर करते दिया क्या गया। तो इसका मतलब पहले गिवन लिख ले बच्चा, बिल्कुल, फिर फाइंड आउट लिख ले। इससे उसको ये क्लियर हो जाएगा कि अब फॉर्मूला कौन सा लगाना। ये उन बच्चों के लिए बात चल रही है सर जिनके वजह से सवाल ही समझ में नहीं आया। क्या सवाल कैसे समझ में आएगा भाई, पहले आप गिवन लिखो,
बिल्कुल। फिर आप उसमें फाइंड आउट लिखो, तो हाँ। खुद उठ के मेरे हिसाब से क्वेश्चन खुद बोलेगा कि इसमें ये फॉर्मूला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि देखिए सर, बच्चा यहाँ गलती करता है। हाँ। मेरा एक स्टेटमेंट है कि सवाल वही गलत होते हैं जो हमें आते हैं। नहीं आने वाले सवाल तो बच्चा टच करके ही टच नहीं नहीं आता। करता। भाई मेरे को कोई सवाल आ ही नहीं रहा तो मैं क्यों टच करूँ? बिल्कुल। सवाल वही गलत होते हैं जो हमें आते हैं, नहीं आने वाला तो बच्चा टच करके ही नहीं आता है। तो बस यही चीजों का काम करना है। पहले आपको क्या लिखना है, दैट इज गिवन लिख लो, फिर क्या लिख दो आप, फाइंड आउट लिख दो। अब आपके पास ये दोनों चीजें खुद एक मैजिकल मिरेकल कह सकता हूँ। अरे फॉर्मूला बता देगी कि फॉर्मूला क्या आएगा, अरे से यस और नो, यस फॉर्मूला ये खुद ही बता देगा कि इस। और आजकल तो सर पैटर्न देखे ना, हाँ 2023 2024 हाँ। फिजिक्स में फॉर्मूले लगने वाले 2 से 4 क्वेश्चन सुनो। होते हैं और जिसमें 2-3 स्टेप होते हैं, इससे ज्यादा होते नहीं। ठीक है। अब सर एक क्वेश्चन और मैं करूंगा, बच्चों के ज्यादा जो लेट स्टार्टअप करते हैं उनके बैकलॉग रह जाता है। ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है एक आपका, अब ये तीसरा चौथा पॉइंट आ रहा है जो अपने पास क्या बात आती है, बैकलॉग क्या होता है। हाँ। ठीक है कि सर, बच्चा ये सोचता है पीछे वाला कैसे कैसे करूं, और जब तक वो बैक से नहीं आता तब तक वो फ्रंट का छूटता जाता है। इसका कैसे तरीका बताइए, बैकलॉग को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप? भाटी जी आपको बताएंगे बैकलॉग का फिजिक्स का तरीका क्या होता है। मैं बताता हूँ बैकलॉग को केमिस्ट्री में कैसे लेते हैं। चलिए, जिसके भी बैकलॉग है या स्टार्टिंग से कर रहा है, 6 मंथ सफिशिएंट होता है। अगर आज से भी लग जाओ ना, जी जान साम दाम दंड भेद अपना लो ना, सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। साम दाम दंड भेद अपना लो, सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? सुनना, सिलेबस इतना बड़ा नहीं है। सिलेबस देखे तो 6 से 7 मंथ का ही है। स्टार्टिंग आपको कहां से करनी है उसको देखना। स्टार्टिंग करने आप लोग बेसिक मैथ से। बच्चा क्या होता है, सीधा यूनिट फर्स्ट चैप्टर पे चला गया सर, 1 डायमेंशन पे, वहां पर आ गया सर डिफरेंशिएशन कीजिए। आपको पोजीशन दे दिया, आपको पूछ रहा है वेलोसिटी, आप क्या करते हो सर? डिफरेंशिएशन तो आता ही नहीं। तो पहली चीज तो ये है कि आपको करना क्या है, आपको करना है सर बेसिक पढ़िए, फिर चैप्टर यूडीएम पढ़िए, और यूडीएम के बाद आप कोई भी चैप्टर लेके धीरे 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 स्टार्टअप कर सकते हो। बैकलॉग की बात आई, यही चीज केमिस्ट्री में भी होती है सर। आप क्या करिए कि अगर आप फिजिकल पढ़ रहे हैं तो सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, पहला चैप्टर 11 का। आप इनऑर्गेनिक कर रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से कर लीजिए, और आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो 11 का ही पहला चैप्टर सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनको अच्छे से कर लीजिए। बस इसके अलावा कोई चैप्टर में ऐसा बैकलॉग नहीं। और दूसरी एक बात ध्यान रखना, अगर किसी चैप्टर में बैक का कोई पोर्शन आता भी है, जैसे कि आप अगर एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं तो उसका आपको पता है कि प्लस आई माइनस आई, प्लस और माइनस आई, इनके क्वेश्चंस हम लोग करवाते भी हैं क्लासेस में, आपके पास पेपर्स वगैरह भी हैं। तो ये चीजें आप क्या करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट सीखिए। तो बेसिक्स के मैंने 4 चैप्टर बताए, फिजिकल का पहला चैप्टर क्लियर है। इनऑर्गेनिक करना हो तो आपको पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग, और अगर ऑर्गेनिक करना है तो ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर। ये 4 चैप्टर अच्छे से कर लीजिए और माइंड से ये निकाल के फेंक दीजिए कि हमारे बेसिक वीक हैं। अरे बेसिक कैसे वीक होंगे? आप स्ट्रेटजी सेट कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। कल को मान लो आपने किसी बीमारी के बारे में नहीं भी पढ़ा और उसका अगर मरीज आपके पास आएगा तो क्या आप उसको सॉल्यूशन नहीं देंगे? क्या देना पड़ेगा। उसके कॉन्सेप्ट तो रखना, आपको कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा ना वहां पर। डॉक्टर की देखो, आज हर एक एमआरआई चेंज हो रही है, हर एक एमआरआई चेंज हो रही है। अगर हर एक एमआरआई चेंज हो रही है तो डॉक्टर कितना पढ़ता है? तो ये तो एक माइंड से ये भी निकाल देना कि टफ है। टफ कुछ नहीं है, टफ कुछ नहीं है। आपको अभी भी पढ़ना है और आपको यूजी में भी पढ़ना पड़ेगा, पीजी में भी पढ़ना पड़ेगा, एमडी में पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना आपको पूरे टाइम पढ़ना पड़ेगा। तो ये भूत उतार देना, अगर अच्छा डॉक्टर बनना है आपको तो पढ़ना तो पड़ेगा, लाइफ टाइम पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। आप सिर्फ एक चेयर लेके बैठ सकते हो, आप थोड़ा बहुत नाम कमा सकते हो, इससे ज्यादा नाम डॉक्टर हर सफल नहीं होता। आप कितने डॉक्टरों के नाम जानते हैं अपने यहाँ पर? 4-5 पूरे जोधपुर में नाम आता है या फिर पूरे शहर में नाम आता है किसी भी, तो 4 से 5 डॉक्टरों का नाम आता है। इसके अलावा डॉक्टरों का नाम ही नहीं आ रहा है सर। क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? हर डॉक्टर सफल नहीं होता। सफल बनने के लिए आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, आपको पोलाइटनेस रखनी पड़ती है। तो ये तो हुई बात डॉक्टरी की। अब अपन बात करते हैं केमिस्ट्री में। ये तो हम लोगों ने बैकलॉग को भी देखा एक बार। एक बैकलॉग थोड़ा और बताना चाहता हूं। बैकलॉग को कवर करने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। हाँ बिल्कुल। अब ऐसा कई बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन, कोई चैप्टर ऐसा है बहुत वाइडली क्वेश्चन एक आता है और फिर उसके अंदर आप अभी भी 1 मंथ गंवा रहे हो। जब आपने मई जून जुलाई अगस्त गंवा चुके हो, अभी भी एक चैप्टर में 1 मंथ गंवा रहे हो, तो वो तो पागलपंती है डियर। उसके लिए आपको वेटेज माइंड में रहना चाहिए कि कौन सा वेटेज रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा, वो वाला। तो अगर मैं वेटेज की बात करूं तो सुनना अच्छे से। मैं पहले बात करूंगा जो वेटेज दोनों की 11th की और 12th की दोनों की सेकंड बुक बहुत ज्यादा वेटेज रखती है। अपना एक टेलीग्राम ग्रुप का भी बना हुआ है सर, बिल्कुल ठीक है, उसमें आपने वो पीडीएफ डाल रखा है। आप एक बार और उसको पुट अप कर दीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहां पर उनको चैप्टर वाइज वेटेज मिल जाएगी कि प्रीवियस ईयर में कहां से क्वेश्चन आया है और कैसा क्वेश्चन आना है। हाँ, और ये भी लास्ट ईयर से आपको पता हो तो कुछ टॉपिक फिजिक्स से टॉपिक हटे, बट उनमें से क्वेश्चन पूछा है।
वो भी मैंने मेंशन करके बताया है कि वहां पर क्वेश्चन तो अपने को वो टॉपिक तो हटा दिया गया है, रोटेशन में देखो तो बट वहां पर टॉपलिंग हटाया है, रोटेशनल फ्रिक्शन नहीं हटाया है, जो कि क्वेश्चन इस बार आया था एक चक्कर वाला, नीचे से पूछा था सर मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, वहां से क्वेश्चन आता है। तो मतलब जहां टॉपिक हट गए हैं उनके ऊपर बेस्ड वो क्या करते हैं कि सर शायद बैक से लिंक ले लेते हैं, यहाँ पर बच्चे ने पढ़ रखा है, 2 चैप्टर को लिंक करके क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पर मैं बोलूँ रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स अच्छे से पढ़िए, 5 क्वेश्चन वहां से आएंगे, मॉडर्न फिजिक्स से 4 से 5 एवरेज रहता है, सेमीकंडक्टर 4 से 5, थर्मो को पढ़े तो 4 से 5, ये वेटेज अगर मैं बोलूं। और सर ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे 2 चैप्टर मर्ज होते हैं ना, फिजिक्स की थर्मो, केमिस्ट्री की थर्मो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, शायद एक आध फार्मूला का डिफरेंस है, फिजिक्स का मॉडर्न फिजिक्स और केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये मर्ज होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये जो कुछ चीजें हैं तो जो आप कंबाइन करके पढ़ सकते हैं तो उनको कंबाइन करके पढ़िए ना सर, क्यों दिक्कत ले रहा है बच्चा? भाई आप सिलेबस को मर्ज अप करिए। दूसरा मैं आपको बताता हूं, आप लोग अपने बनाइएगा शॉर्ट नोट्स। हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट नोट तो हर कोई बनाता है, बट मैं इसके खिलाफ हूं। मैं कहता हूं बनाओ 1 पेज नोट। मैं आप सभी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, टेलीग्राम ग्रुप में मैं टाइम के साथ डालूंगा। ये रहा आपका 1 पेज, बिल्कुल इसके ऊपर आपको क्या क्या चाहिए ये सब आपको डालना पड़ेगा। और सिंगल पेज में आप कितना ला सकते हो, ये सिर्फ आपका पेज है जिसकी लैंग्वेज सिर्फ आपको ही समझ में आनी चाहिए। और क्या है कि आपने इसमें क्या क्या डाल रखा है, कोई डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कोई चीज है, कोई एनसीईआरटी का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम के टाइम पे ऐसे आपके पास 30 तो पेज हो जाएंगे केमिस्ट्री के, 30 पेज हो जाएंगे आपके पास फिजिक्स के, और 30 पेज हो जाएंगे आपके मैक्सिमम बायो के, कुल मिला के 90 नहीं तो 100 पेज होंगे। अरे 100 पेज तो मैं सुबह उठ के पढ़ सकता था। मैंने यही बात बोली थी पूरी स्टार्टिंग में, आपका अगर मैं बोलूं 2 घंटे बाद एग्जाम है तो आपके पास शॉर्ट फॉर्म में इतना होना चाहिए कि 2 घंटे के बाद आप रेडी हो जाओ सर मैं करने के लिए तैयार हूं, बस वो वाला कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। और वो अभी से रंग लाएगा। ऐसा नहीं कि अप्रैल में सर शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं मैं तो, अरे वो काम नहीं आता लाला, वो अभी प्रिपरेशन करोगे तभी काम आएगा, उस दिन काम नहीं आएगा। लास्ट मिनट स्टडी काम नहीं आएगी, पूरे साल की तैयारी काम आएगी। एंड टाइम पे आपके साथ सब कुछ रहेगा, आप डिप्रेशन में भी रहेंगे, आप टेंशन में भी रहेंगे, आपको एग्जाम फोबिया भी रहेगा। उस समय अगर आपकी तैयारी हुई और आप में कॉन्फिडेंस रहा तो आप उन कई बच्चों से आगे निकल जाओगे जो इस तरीके का शिकार है। बिल्कुल बस। और थोड़ा मैं ये भी बताऊंगा, अगर आप ज्यादा टाइम स्टडी के लिए बैठते हो उसके लिए आप थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखिए, जिसमें मैं बोलूंगा प्रोटीन साथ में लेते रहिए। जिसके मूंग बहुत इजीली मिल जाते हैं सब जगह, तो मूंग को भिगो के रखिए, उसको भी खाइए, बिल्कुल स्प्राउट्स वगैरह रखिए। हाँ, और बेसिकली मेजर पॉइंट आता है बच्चा का टाइम वेस्ट कहाँ होता है, वो होता है आजकल रील्स में। हुआ क्या, चीम टपाक डमडम हो गया। बस ये चीज मैं आपके सामने बोलने वाला था कि अगला जो मेजर ड्रॉबैक इन बच्चों का आ रहा है वो है इनका मोबाइल फोन। आपने देखा होगा 2007, 8, 9, 10 इनमें बच्चा ज्यादा अच्छा पढ़ लेता था, बिकॉज एट दैट टाइम मोबाइल फोन थे ही नहीं, वहां पर ज्यादा कोई यूज नहीं करता था। मैं तो कह रहा हूँ कि आपको जो जीबी नेट मिलता है ये आपके यूज के लिए मिलता है सर, और बट अपन लोग उसका क्या करते हैं, मिस यूज। क्या मैं एक बात कहूँ कि अगर मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ाई को मैं गलत नहीं मानता, मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते ऊपर से किसी ने मेरा एक फोटो देख लिया कि समवन लाइक्स योर फोटो, पहले मेरे को उसको सम्मान देना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल कि भाई साहब उन्होंने अगर मेरा फोटो लाइक किया तो मैं भी उनको सम्मान दूं, थैंक यू सो मच, अब आपने मेरा फोटो लाइक कर दिया, इतना महान कार्य किया। अरे आपको नहीं पता, वो अपना टाइम पास कर रहा था, उससे सिर्फ पीछे बटन क्लिक किया है। आपके फोटो तो उसको लेना देना ही नहीं था, वो तो हर फोटो को लाइक करेगा। एक बार डिसलाइक का बटन बताओ तो मेरे को, ठीक है कि नहीं? तो बस वही चीज होती है, YouTube ने तो फिर भी डिसलाइक दे रखा है, बिल्कुल। अरे इंस्टा ने तो वो दिल बना के दे दिया बस के, ठीक है बस। तो ये दो चीजें चल रही है, एक चिम टपाक डमडम वो वाला, और एक वो सैया के आंगन वो स्विमिंग पूल वाला भी, बिल्कुल वो डांस वाला। 2-3 रीलें चल रही है और एक व्यक्ति जाते हैं पहाड़ों में और वो कहता पहाड़ों में हमारी जिंदगी है। अरे पहाड़ों की जिंदगी सर कॉलेज लाइफ है, उनको ये नहीं पता कि वो जो पहाड़ों में जा रहा है ना, जिसके आप ये रीलें देख देख के राजी हो रहे हो पहाड़ों की, वो पहाड़ों में करोड़ों रुपए कमा रहा है इस रील के कारण। तो आपका क्या गया, आपका 2 GB नेट गया, तो इसीलिए स्टडी पे ध्यान दें, मोबाइल फोन को साइड में रखें। जब भी पढ़े पूरा कंसंट्रेट होकर के पढ़ें। कोई मतलब नहीं है कि आप विदाउट कंसंट्रेशन, भले आप 2 घंटे किताब है, मैं तो कह रहा हूँ मोबाइल चलाना है ना एकदम नहीं छूटेगा, एक ऐप डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में, कोई भी ऐप जिसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चले कि आपने यूज में लिया है मोबाइल। इंस्टाग्राम भी देता है, टाइम लिमिट देता है, 15 मिनट के बाद वो आपके चलेगा ही नहीं, बस ये आजकल हो रहा है। हाँ, और इसमें ऐसा नहीं है कोई टॉपर नहीं देखते, रील्स वगैरह देखते हैं, बट उनका रहता है कि सर मेरा टाइम फिक्स है, 9 से 9:30 देखूंगा, बाकी पूरे दिन नहीं देखूंगा। मेरा ये मानना है कि सर आप दोस्तों के साथ कनेक्ट रहें, एक ऐसे टाइम पे आप रील्स देखिए, शाम को देखिए। कि मेरा ये मानना है 6 से लेकर के 7 बजे का टाइमिंग, जो इवनिंग का जो 6 से 7 बजे का टाइमिंग रहता है, ये शायद दिया बत्ती का टाइमिंग होता है। हर कोई व्यक्ति घर में दिया बत्ती करता है, शाम को कोई घर पे आता है, शाम को कोई जाता है, दिया बत्ती यहाँ पर चलती रहती है और शाम का एक माहौल होता है। शायद आई थिंक
शाम को 6 बजे से लेके 7 बजे के बीच में बिल्कुल। कोई नहीं पढ़ता। हाँ। उस टाइम पे आप अपना मोबाइल यूज करिए, थोड़ा सा टाइम लिमिट रखिए, बट लिमिट रखिए। दिस इज द बेस्ट पॉइंट, लिमिट द मोबाइल, लिमिट द यूज ऑफ मोबाइल, इट विल एक्सपांड योर लिमिट फॉर द नीड। क्लियर है कि नहीं? आप लोग की सिलेक्शन के लिए ये मोबाइल, जो लास्ट पॉइंट पे हम लोग आए हैं कि मोबाइल सबसे बड़ा खतरा है, तो सबसे पहले मोबाइल का यूज करिए, मिस यूज मत करिए। अब मैं एक बात कहता हूं कि मिस यूज क्या है सर? आप जितना आज मोबाइल चलाया है, मान लीजिए आज आपने 1 घंटा चलाया, तो कल से मेरी गारंटी कि सिर्फ एक बात को अपने रख लीजिए कि अगर आज मैंने 59 मिनट मोबाइल या 60 मिनट मोबाइल चलाया है, तो कल मेरे पास ये कितना होना चाहिए? 59 होना चाहिए। ठीक है, तो आज अगर देखिए आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि अगर आज मैंने जो मोबाइल चलाया है वो 60 मिनट है, वो कल 59 होना चाहिए। अगर कल के ड्यूरेशन में मेरे को 61 मिल गया, तो मैं अगला पूरा दिन मोबाइल नहीं चलाऊंगा। 1 मिनट का एक दिन अपने आप से दृढ़ निश्चय कर लीजिए। सबसे पहली चीज यही चीज, आपको दृढ़ निश्चय, आपको एक वो कहते हैं ना कि लेना पड़ेगा, मतलब आपको प्रण लेना पड़ेगा कि मैं ये करूंगा तो नीट आपके लिए हो जाएगा इजी। स्ट्रेटेजी से हम लोग आज बहुत सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं आपसे, ये सब चीजें आप ही के लिए हैं। हम लोगों में तो कुछ भी नहीं होगा इसका, ठीक है कि नहीं? हम लोग से बता सकते हैं। बिल्कुल, पढ़ना आपके फैमिली के लिए है, उन लोगों को जवाब देने के लिए पढ़ना है कि जो आपकी लोग होते हैं कि आजकल लोग होते हैं कि दूसरों की दुखी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। अगर पड़ोसी दुखी है तो वो खुश हो रहा है, बस ये गलत है ना। अपन उसमें क्या करें? अपनी खुशी किसको दे दी? दूसरों के हाथों में दे दी। आपकी खुशी है आपके घर का एकदम दिया जले। हम चाहते हैं कि ये दिवाली अभी गई है, अगली दिवाली आप कॉलेज से घर आए और दिए चमके, घर में 4 बच्चा घर आए तो बच्चा डॉक्टर हो। देखिए कि हम लोग सिंपल सी बात कहते हैं, एक बात मैं आपको बताता हूं जिंदगी में, मैं एक पॉइंट आपको बता रहा हूं कि जिंदगी आपकी जो होती है ना, वो कब अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना, कब कैंची लाओ से कैंची लो पर आ जाएगी, फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा मैंने इसको लिया है। कैंची लाओ दैट मींस अ डॉक्टर इज आस्किंग फॉर अ सीजर, ठीक है। कैंची लो दैट मींस अ कंपाउंडर इज डिलीवरिंग अ सीजर टू द डॉक्टर, दैट मींस कब आप मेडिकल लाइन से नर्सिंग लाइन पर आ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो जो सपने देखे हैं ना, उनको पूरा संजो। वो एक बात कहता हूं मैं कि ऊंचा इतना उठ कि वो आसमां भी तेरे आगे झुके। क्या बात है। पर पांव रख अपने जमीन पर कि तुझे तेरे पद से कोई डगमगा ना सके। बिल्कुल बात। एक दिन तू अपने नाम को इतना रोशन कर जाएगा कि वो सूरज भी तेरे सामने चमकने से शर्माएगा। बिल्कुल। हुंकार भरेगा तू अपने उपलब्धियों की, और जब जब तू अपनी प्रसिद्धि से गुर्राएगा, ये सारा जहां तेरे सामने थर्राएगा, ये सारा जहां तेरे सामने बिल्कुल थर्राएगा। तो ऐसी कोई तैयारी के लिए हम लोग तैयार हैं इनको? बिल्कुल। सर का आज बर्थडे भी है और सर ने बर्थडे पे स्पेशल आपके लिए बहुत अच्छी लाइन भी बोली है। इसके ऊपर मैं भी कुछ लाइन बोलता हूं कि कोई बच्चा होता है कि 1-2 ड्रॉप ले लिया है, एकदम लो फील कर रहा है, लो फील नहीं कर रहा है। सुनना एक बात को, अगर सफलता देरी से मिले तो निराश या हताश नहीं होना है, क्योंकि मकान बनने को समय नहीं लगता, महल बनने को समय लगता है। आप महल बनाने जा रहे हो ना कि मकान। आप कोई नर्सिंग का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, आप देने जा रहे हो नीट का, MBBS का, तो आप महल बना रहे हो, समय लगेगा। महल बनने में समय लगता है। बात ऐसा समय इंसान भगवान 2 ही तरीके से बनता है, या फिर तो जीते जी या फिर मरने के बाद। अगर देवताओं में आकर के मैं चाहता हूं आप जीते जी बनना है, तो मेहनत भी जीते जी करनी पड़ेगी। तो यही चीज हम लोग चाहते हैं, यही हमारी स्ट्रेटेजी का आज मेन व्यू था, ठीक है कि नहीं? हम लोगों ने आपको बताया कि स्ट्रेटेजी में आपको क्या क्या करना है, और भी टाइम टू टाइम हम लोग आपके लिए सेशंस लेते आते रहेंगे। मैं नवीन चौहान, केमिस्ट्री फैकल्टी, चौहान कोचिंग क्लासेस, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ द चौहान कोचिंग क्लासेस। भाटी सर, चंदन सिंह जी भाटी सर, आप भी थोड़ा सा एक बार अपने बारे में बताएं। बिल्कुल, चंदन भाटी, फिजिक्स फैकल्टी, चौहान कोचिंग क्लासेस। अब यहाँ पर मैंने काम करते हुए सर के साथ देखा है कि सर का मेन मोटो क्या रहता है? बच्चे का सिलेक्शन। जब भी हमारी मीटिंग होती है, सर पहले ये बोलते हैं कि अपन क्या करें सिलेक्शन के लिए। उनको दूसरों से कुछ भी बात यहां पर नहीं मायने रखती। इनका काम है, सर का काम है सिलेक्शन। और ऐसा हम नहीं बोलते कि हमारे अगर कोई बच्चा जोधपुर में जहां पर भी है, कोई बाहर से टेस्ट सीरीज के लिए आएगा, उसको भी जवाब मिलेगा। आप डाउट लेके बाहर से आओगे, उसको भी जवाब मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डाउट सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर अगर रजिस्टर्ड हो गए तो बच्चा हमारा है। देखिए सर, पैसा ही हमारे लिए सब कुछ नहीं होता। कुछ चीजें के लिए हम लोग ऐसे कि अगर आपको कभी कोई डाउट, अगर आपने फोन किया, मैंने आपके मैसेज नंबर्स दे रखे हैं, मैंने आपको इसमें टेलीग्राम लिंक दे रखा है, आप उनमें क्वेश्चंस डालिए। टेलीग्राम चैनल पर क्विज वगैरह भी हम लोग डालते रहते हैं, आप उनको अटेंड करिए। हमें पता तो लगे कि किस लेवल का बच्चा कहां पर स्टैंड कर रहा है।
ये हम सभी सुविधाएं आपको देंगे। ऑफलाइन क्लासेस के बैचेस में अभी तो हम लोगों ने एडमिशन थोड़े से स्लो डाउन कर दिए हैं, अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं मोस्टली, क्योंकि हमारा एडमिशन स्टार्टिंग में होता है। तो आप जैसा भी आप हमारे से हेल्प बन पाएगी आप जरूर आइए। और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना चाहते हैं देन दैट टेस्ट सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम द जनवरी से हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाइए आप हमारे। बिल्कुल। और टेस्ट सीरीज का मोटो ये नहीं है हमारा कि टफ क्वेश्चन, बस क्वेश्चन एनसीईआरटी से हम खुद फैकल्टी बनाते हैं, जहां लाइन से लाइन क्या क्वेश्चन बनना चाहता है, बस। पीवाईक्यू में क्या आया है, क्या उसके रिलेटेड आ सकता है, वो हम खुद पेपर तैयार करते हैं। और आपको बाकी सभी कुछ हमारी तरफ से मिलता रहेगा। जब भी डिमोटिवेट हो बिल्कुल पधारिए चौहान कोचिंग क्लास, हम लोग आपका स्वागत करेंगे, बैठ के मैं खुद आपसे बात करूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फ्रॉम आवर साइड। और भी कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं हमसे। सेशन जरूर देखिए और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी करिए। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन।